Hello guys, I'm Rakhi from evidyarthi.in and in today's session we are going to learn something in English, that is conditionals. So in this session mainly I will be talking about 4 conditionals, 0, 1, 2 and 3. Okay, so let's get started with the number 1 conditional, which is zero conditionals. Okay, zero conditional. First of all, let's discuss about its structure कि किस तरह से zero conditional का structure formulation है. Okay, so if plus present simple and present simple, you will be thinking कि ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर. So my dear viewers, please now listen carefully to what I am speaking. ठीक है. So structure जो zero conditional का होगा, it will be divided into 2 parts. Okay, if clause and the consequence clause. Okay, so in the if clause हम use करेंगे present simple को if के साथ में. if clause में हम use करेंगे present simple को if के साथ में, और consequence clause के अंदर we will be using present simple again. ठीक है. consequence clause मतलब result clause. ठीक है. किसी चीज का आउटपुट आना, दैट मीन्स द रिजल्ट क्लॉज. ओके, सो आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं दोबारा से बताती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए. इफ क्लॉज के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करेंगे इफ के साथ में. ओके, और रिजल्ट क्लॉज कहिए या कॉन्सिक्वेंस क्लॉज कहिए, उसमें वी विल बी यूजिंग, हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल को. ठीक है ना. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कंडीशनल? तो जीरो कंडीशनल को हम कहाँ यूज करेंगे? ठीक है. अ फैक्ट समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू. ठीक है. एक ऐसा फैक्ट जो हमेशा सच होता है. ठीक है. अगर कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन मेट होती है तो वो रिजल्ट आना ही आना होगा. सपोज अगर मैं कहती हूँ if you heat ice it melts. so अगर आप आइस को हीट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? वो पिघलेगी ही पिघलेगी, है ना. so a fact something that is always true, एक फैक्ट जो हमेशा सच होता है. that means if condition is met, अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन मिलती है then result will always happen. ठीक है. अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन मैच अप होती है या मिलती है तो वो उस कंडीशन से रिगार्डिंग जो रिजल्ट होगा वो आएगा ही आएगा. एक ऐसा फैक्ट जो हमेशा सच होता है. ओके, सो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया, इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मेल्ट होगी. इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. सो कौन सी कंडीशन यहाँ मेट हुई है? वी आर हीटिंग द आइस. आइस है. ओके, व्हाट इज द कंडीशन वी आर गिविंग टू द आइस? कौन सी कंडीशन दे रहे हैं हम आइस को? हम आइस को हीट कर रहे हैं. तो जब हम आइस को हीट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो मेल्ट तो होगी ही होगी. सो इट इज अ फैक्ट दैट इज ऑलवेज ट्रू कि जब हम आइस को हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगी ही होगी. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट जो जीरो कंडीशनल का है, इट इज अ फैक्ट विच इज ऑलवेज ट्रू. अ फैक्ट समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू, कुछ एक ऐसा फैक्ट जो हमेशा सच होगा ही. ठीक है. तो जीरो कंडीशनल को हम उस सिचुएशन में यूज करेंगे. ठीक है. कमिंग टू द एग्जाम्पल, अगर देखिए यहाँ पर, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. ओके, सो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर वी आर हैविंग 2 पार्ट्स. इस एक सेंटेंस के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं. इफ यू हीट आइस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड इट मेल्ट्स, ये कौन सा पार्ट है? ये सेकेंड पार्ट है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में मैंने इफ क्लॉज के अंदर इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल को यूज किया है. इफ क्लॉज में मैंने इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल को यूज किया है, और कॉन्सिक्वेंस क्लॉज में या फिर कहीं रिजल्ट क्लॉज में मैंने फिर दोबारा से प्रेजेंट सिंपल को ही यूज किया है. सो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल इज इन द इफ क्लॉज. ठीक है. और कॉन्सिक्वेंस क्लॉज में अगेन दोबारा से क्या आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल. सो इफ
और हीट क्या है? प्रेजेंट सिंपल. सो इफ यू हीट आइस, दिस इज माई फर्स्ट इफ क्लॉज. ठीक है. एंड इट मेल्ट्स, इट इज दी कॉन्सिक्वेंस क्लॉज या कहिए रिजल्ट क्लॉज है. ठीक है, समझ में आया आप सभी को ना? दोबारा से दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं. इफ देयर इज एन इमरजेंसी, इफ देयर इज एन इमरजेंसी, पारुल ऑलवेज हेल्प्स एट दी हॉस्पिटल. अगर इमरजेंसी होती है तो पारुल हमेशा हेल्प करता है हॉस्पिटल में. ठीक है. सो इसमें भी दो जीरो कंडीशनल में, ये एक जीरो कंडीशनल वाला सेंटेंस है, इसमें दो पार्ट्स हैं. इफ देयर इज एन इमरजेंसी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और इसको मैंने यहाँ पर क्या यूज किया? इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल को यूज किया है. सो दिस इज माई इफ क्लॉज. एंड पारुल ऑलवेज हेल्प्स एट दी हॉस्पिटल, ये एक कॉन्सिक्वेंस क्लॉज है, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है. ठीक है. सो इफ देयर इज, इट इज दी इफ क्लॉज, एंड इफ क्लॉज में इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल आया है. एंड पारुल ऑलवेज हेल्प्स एट द हॉस्पिटल, एंड हेल्प्स इज अगेन द प्रेजेंट सिंपल, हमने यूज किया कॉन्सिक्वेंस क्लॉज में. ठीक है. सो यहाँ पर आप देखिए एक कंडीशन पहले मिली. कौन सी कंडीशन मिली? इमरजेंसी वाली कंडीशन मिली. अगर इमरजेंसी होगी तो अब बताइए व्हाट विल हैपन? पारुल विल ऑलवेज हेल्प एट हॉस्पिटल. सो अ कंडीशन इज मेट. अगर कोई कंडीशन मिलती है या मैच होती है तो रिजल्ट विल ऑलवेज हैपन, तो उसका रिजल्ट हमेशा ही होगा. दैट मीन्स समथिंग विच इज अ फैक्ट, समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू, एक ऐसा फैक्ट जो हमेशा सच होगा. ठीक है. तो वहां हम जीरो कंडीशनल्स का यूज करेंगे. आते हैं सेकंड थर्ड एग्जाम्पल पे. इट इज इजियर टू रिलैक्स इफ यू क्लोज योर आईज. अब आप यहाँ पर कुछ डिफरेंस देख रहे होंगे. ऑब्वियसली सेकेंड और थर्ड सेंटेंसेस के मीनिंग में डिफरेंस है, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी दी पंचुएशन मार्क. मैं चाहती हूँ कि आप पंचुएशन मार्क को देखिए. सेकेंड जो एग्जाम्पल था उसमें कॉमा मैंने यूज किया है, लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में आप देखिए मैंने कहीं पर भी कॉमा यूज नहीं किया. मैंने लिखा है इट इज इजियर टू रिलैक्स इफ यू क्लोज योर आईज. तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कॉमा यूज किया है और यहाँ मैंने कोई कॉमा यूज नहीं किया है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों यूज नहीं किया? सो माय डियर व्यूअर्स, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरो कंडीशनल के अंदर वी आर हैविंग टू सेंटेंसेस, सो वी यूज कॉमा फॉर द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस. We use comma for the two parts of the sentences if the sentence is started with if. ठीक है. हम कॉमा जीरो कंडीशनल में दो पार्ट्स के बीच में तभी लगाएंगे जब वो सेंटेंस if से स्टार्ट होगा. अगर कोई सेंटेंस if से स्टार्ट हो रहा है तब दो सेंटेंसेस के बीच में हम कॉमा लगाएंगे. तो इस केस में आप देखिए सेंटेंस जो है वो इफ से स्टार्ट हो रहा है. इफ देयर इज एन इमरजेंसी, कॉमा पारुल ऑलवेज हेल्प्स एट दी हॉस्पिटल. ठीक है. लेकिन जो मेरा थर्ड सेंटेंस है वो इफ से स्टार्ट नहीं हो रहा है. ठीक है. तो अब कोई सेंटेंस अगर इफ से स्टार्ट नहीं हो रहा है इन दी कंडीशनल्स तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे. It is easier to relax if you close your eyes. So, इस सेंटेंस में there is no need of applying the punctuation mark, that means comma. इस सेंटेंस में कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है. कॉमा हम तभी लगाएंगे और उसी सेंटेंस में लगाएंगे जब कोई सेंटेंस if से स्टार्ट होगा. ओके. एक और बात को आप डबल कोट्स में नोट कीजिएगा. जो if क्लॉज है, जो if क्लॉज है, इट कैन बी ईदर द फर्स्ट पार्ट और द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. जो if क्लॉज है, if क्लॉज है, इट कैन बी ईदर वो या तो फर्स्ट पार्ट हो सकता है या फिर सेकेंड पार्ट भी हो सकता है एक पर्टिकुलर सेंटेंस का. एग्जाम्पल देखिए. इट इज इजियर टू रिलैक्स इफ यू क्लोज योर आईज. अब आप देखिए मैंने इफ को कहाँ यूज किया है? सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में मैंने इफ को यूज किया है. सो इफ जो क्लॉज है वो
सेकेंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंसेस यूज हो सकता है. प्लीज रिमेम्बर इट इन डबल कोट्स. अब आप देखिए यहां मैंने इफ को फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में यूज किया था, इफ देयर इज एन इमरजेंसी. लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में देखिए मैंने इफ को सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में यूज किया है. इट इज इजियर टू रिलैक्स इफ यू क्लोज योर आईज. ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है अबाउट द इफ क्लॉज और अबाउट द कॉमा पॉइंट. ठीक है, दोनों बात क्लियर होगी. आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे. व्हेन यू शॉप ऑनलाइन यू गेट अ 20% डिस्काउंट. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने when को जीरो कंडीशनल में क्यों यूज किया है. सो माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि हम if को रिप्लेस अब कर सकते हैं when से. हम if को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? when से. किसमें? जीरो कंडीशनल में. जीरो कंडीशनल में वी कैन रिप्लेस if with when. तो हम if की जगह when को लिख सकते हैं. So when you shop online, you get a 20% discount. ठीक है? So this was all about the structure, concept and example regarding the zero conditional. Okay? अब आते हैं फर्स्ट कंडीशनल पे. ओके, तो फर्स्ट कंडीशनल का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं. फर्स्ट कंडीशनल में वी यूज प्रेजेंट सिंपल. हम फर्स्ट कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं विद द इफ. सो इफ क्लॉज के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करेंगे किसके साथ? इफ के साथ में. और कॉन्सिक्वेंस क्लॉज में या फिर कहिए रिजल्ट क्लॉज में हम फ्यूचर सिंपल को यूज करेंगे. फ्यूचर सिंपल को यूज करेंगे और बेसिकली हम यूज करेंगे विल डू. ठीक है, वे हम क्या यूज करेंगे? विल को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे. ठीक है, सो दोबारा से बताती हूँ. इफ क्लॉज के अंदर हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल को इफ के साथ में और कॉन्सिक्वेंस क्लॉज में कहिए या रिजल्ट क्लॉज में हम यूज करेंगे फ्यूचर सिंपल को और बेसिकली हम यूज करेंगे विल को. विल को हम रिप्लेस अब कर सकते हैं मे और माइट से भी. लेकिन जब हम विल यूज करेंगे कॉन्सिक्वेंस क्लॉज के अंदर, विल, मे और माइट ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं. ठीक है, सो जब हम विल को यूज करेंगे कंसीक्वेंस क्लॉज के अंदर तो वो शो करेगा डेफिनेट, मतलब वो होगा ही होगा. वो डेफिनेट सिचुएशन वो होगी ही होगी. लेकिन जब हम मे और माइट यूज करेंगे विल की जगह पे तो वो क्या दिखाएगा? डेफिनेटली नहीं दिखाएगा. इट वुड नॉट बी डेफिनेट. वो सर्टेन नहीं होगा. ठीक है, हम एक जब विल यूज करेंगे तब तो डेफिनेटली वो चीज होगी. लेकिन जब हम मे और माइट को यूज करेंगे तो वो चीज डेफिनेटली नहीं होगी, वो शायद हो सकती है. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ओके, नाउ कॉन्सेप्ट क्या है फर्स्ट कंडीशनल का? अ प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, इट इज डेफिनेट. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट कंडीशनल का ये है कि वो पर्टिकुलर चीज होगी ही होगी, उसकी बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है. इट विल डेफिनेटली हैपन. प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो प्रेजेंट में जो चीज हो, प्रेजेंट में भी वो चीज होगी ही होगी, फ्यूचर में वो चीज होगी ही होगी. इट इज डेफिनेट, वो होकर ही रहेगी. तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट कंडीशनल का यही है. आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे. इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम. तो आप देखिए इफ एंड इट, इफ के साथ में मैंने प्रेजेंट सिंपल को यूज किया है. सो वो भी इफ क्लॉज के अंदर. इफ क्लॉज में मैंने प्रेजेंट सिंपल को यूज किया है इफ के साथ में. सो इफ इट रेन्स टुमारो, इट इज टेलिंग अबाउट द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी. इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम. अगर कल बारिश होती है तो मैं घर पर ही रुकूंगी. ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, अगर कल बारिश होगी, ये फ्यूचर प्रोबेबिलिटी बता रहा है. अगर कल बारिश होगी तो डेफिनेटली मैं कल घर पे ही रुकूंगी. तो इट इज टेलिंग, क्या बता रहा है? ये हाई प्रोबेबिलिटी बता रहा है, डेफिनेटनेस बता रहा है, मतलब वो होगा ही होगा. अगर बारिश होगी कल तो मैं पक्का घर में रुकूंगी. ठीक है, ये चीज बता रहा है. सो इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट home.
तो जब मैंने यहाँ पर will यूज किया तो इट इज शोइंग अबाउट द डेफिनेटनेस, ठीक है, दैट मीन्स पक्का मैं घर पे रुकूंगी। जब मैंने क्या यूज किया, will को यूज किया। will क्या है यहाँ पर, फ्यूचर सिंपल है will यहाँ पे, ठीक है। सो रिपीटिंग इट अगेन, इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। लेकिन अगर मैं will की जगह may यूज करती या might यूज करती तो वो डेफिनेट प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाता, वो इनडेफिनेट प्रोबेबिलिटी शो करता। मतलब वो शायद वाली फीलिंग लेके आता, डेफिनेटनेस नहीं लेके आता। इफ इट रेन्स टुमारो आई मे स्टे एट होम, तो मे मतलब मैं शायद रुक सकती हूँ घर पे, तो वो डेफिनेटनेस नहीं दिखा रहा। इट इज शोइंग द अनसर्टेनिटी, ठीक है, इट इज नॉट सर्टेन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई सी हर टुमारो, इफ आई सी हर टुमारो आई विल स्पीक टू हर। अगर मैं उसे कल देखता हूँ तो पक्के से मैं उससे बात करूंगा, ठीक है। सो विल इज शोइंग दी हाई प्रोबेबिलिटी और हाई सर्टेनिटी टू डू द थिंग, ठीक है। सो इफ आई सी हर टुमारो, अगर मैं कल उसे देखता हूं तो मैं उससे बात जरूर करूंगा। ओके, नाउ थर्ड, आई विल नॉट लेट देम इन इफ दे आर लेट अगेन, ठीक है। मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगी अगर वो दोबारा से लेट होते हैं तो आप देखिए, इफ क्लॉज कैन बी ईदर in the first sentence और in the second sentence of the conditional, ठीक है। तो आप देखिए जो if clause है, it has been used, यहाँ पर if clause second वाले sentence में यूज हुआ है। तो मैंने आपको ये पहली बार बता चुकी थी कि if clause can be either in the first sentence or the second sentence. Okay, so I will not let them in if they are late again. Now coming to the fourth, if you don't put the gun down, if you don't put the gun down, I will call the police, ठीक है। सो आप देखिए, मैंने यहाँ कॉमा लगाया बिकॉज मैंने यहाँ भी कॉमा लगाया, यहाँ भी कॉमा लगाया, इसमें कॉमा नहीं लगाया, इसमें कॉमा लगाया। आप देख सकते हैं जो सेंटेंसेस इफ से स्टार्ट हुए हैं तो उनमें कॉमा लगा है दो सेंटेंसेस के बीच में, लेकिन जो सेंटेंसेस इफ से स्टार्ट नहीं हुए हैं उसमें कॉमा की कोई जरूरत नहीं है। सो इफ यू डोंट पुट द गन डाउन आई विल कॉल द पुलिस। सो विल जहां जैसे ही आ जाता है वो सर्टेनिटी को डिफाइन करता है, हाई प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। सो अभी मैंने आपको बताया अबाउट द जीरो कंडीशनल एंड द फर्स्ट कंडीशनल। अब मैं आपको बताऊंगी अबाउट द सेकेंड कंडीशनल एंड द थर्ड कंडीशनल। सो अब बात करते हैं अबाउट दी सेकेंड कंडीशनल, ठीक है। सो सेकेंड कंडीशनल के अंदर सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में इफ क्लॉज के अंदर हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल को विद इफ, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस क्लॉज के अंदर हम यूज करेंगे वुड डू। ये बात क्लियर हो गई। इफ क्लॉज में इफ प्लस पास्ट सिंपल और कॉन्सिक्वेंस क्लॉज में वुड डू। कॉन्सेप्ट क्या है सेकेंड कंडीशनल का? अ प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ लो प्रोबेबिलिटी या फिर कहिए जीरो प्रोबेबिलिटी या फिर कहिए एन अनरियल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। एंड गिविंग एडवाइस। सो दूसरा कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए सेकेंड कंडीशनल का वो है टू गिव सजेशंस, एडवाइस देना, किसी को सजेस्ट करना। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ अनरियल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशंस जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, हैविंग दैट मीन्स अ प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ लो प्रोबेबिलिटी या फिर कहिए जीरो प्रोबेबिलिटी। और दूसरा टू गिव सजेशंस। ओके, नाउ एग्जांपल देखिए, इफ आई हैड सम टाइम, if I had some time, I would tidy up my office, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ टाइम होता तो मैं अपने ऑफिस को सफाई करती, ठीक है। तो if I had some time, I would tidy up my office। सेकंड देखिए, if I were you, if I were you, I would look for another job, ठीक है। अगर मैं तुम होता तो मैं दूसरी जॉब देखता। ओके, दिस इज एन एडवाइस और सजेशन, ठीक है। कमिंग टू थर्ड एग्जांपल, इफ आई हैड $1 million, इफ आई हैड $1 million,
I would give most to you. तो अगर मेरे पास $1 million होते तो उसमें से कुछ मैं तुम्हें जरूर देता, कुछ नहीं बहुत कुछ मैं तुम्हें उसमें से देता. ठीक है, तो जो मैंने मार्कअप किए हैं, इफ प्लस मैंने क्या लिखा है, पास्ट सिंपल, दिस इज इन दी इफ क्लॉज, और वुड डू इट वुड बी इन दी कंसिक्वेंस क्लॉज. ऐसे यहाँ पर देखिए, इफ प्लस पास्ट सिंपल किस में यूज किया, इफ क्लॉज में यूज किया, और वुड मैंने किस में यूज किया, कॉन्सिक्वेंस क्लॉज में यूज किया. सो दिस वाज अबाउट दी सेकंड कंडीशनल. मूविंग ऑन टू दी थर्ड कंडीशनल. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर देखिए, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हैविंग अ फॉर्म हैविंग इन द एंड ed. ठीक है, वर्ब हैविंग इन द एंड ed. ठीक है, सो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये किसमें है, इफ क्लॉज में यूज हुआ है. और कॉन्सिक्वेंस क्लॉज के अंदर क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वुड हैव. ओके, सो इफ क्लॉज में वी आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल विद इफ, और कॉन्सिक्वेंस क्लॉज के अंदर हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, वुड हैव. इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अ पास्ट सिचुएशन, एक पास्ट की सिचुएशन, टू लेट और जीरो प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड सीन हर आई वुड हैव स्पोकन टू हर. If I had seen her, I would have spoken to her. Second example देखिए, if I had studied harder, I would have passed the exam. ठीक है, तो इसमें हमें दिखाई है अबाउट दी पास्ट सिचुएशन विच इज टू लेट और हैविंग अ जीरो प्रोबेबिलिटी. तो अगर वो पढ़ लेता अच्छे से तो वो एग्जाम को क्लियर कर जाता. ठीक है, सो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम. सो आई थिंक now it's clear to you about the 0, 1st, 2nd and 3rd conditional, and I think you have learned at your best. It's me Rakhi saying you all now goodbye.